हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हम लोग पढ़ रहे थे अधिवृषण के बारे में, यानी इपीडिडाइमिस के बारे में। तो अधिवृषण क्या होता है ये तो हम जान गए थे। अब उसके बाद यह जो अधिवृषण होता है उसके कितने भाग होते हैं तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और फिगर बना के भी उसमें हमने आपको बाकायदा समझाया था कि एक अधिवृषण के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है कैपुट इपीडिडाइमिस, एक होता है कार्पस या बॉडी, एक होता है काडा इपीडिडाइमिस। तो ये 3 प्रमुख भाग होते हैं किसके, अधिवृषण के। तो इसका जो सबसे पहला वाला भाग है कैपुट इपीडिडाइमिस, तो इसका काम क्या है और यह स्थापित कहाँ होता है। तो एक तो यह वृषण के ऊपर कैप के समान रचना होती है। वृषण के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर एक कैप के समान रचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैपुट इपीडिडाइमिस। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर है, ये जो रेड कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये तो टेस्टीज है। फिर इसी टेस्टीज के ऊपर ये जो संरचना जो कि इसको घेरे हुई है, ये हमारा क्या है, अधिवृषण है, इपीडिडाइमिस है। तो अधिवृषण का जो ऊपरी भाग होता है वो होता है आपका कैपुट इपीडिडाइमिस, और यह वृषण के ऊपर कैप के समान जो है संरचना होती है, पाई जाती है। उसके बाद इसी कैपुट इपीडिडाइमिस में हमारा जो वासा इफ्रेंसिया होता है, वो वासा इफ्रेंसिया आके ओपन होता है, खुलता है। उसके बाद यह जो कैपुट इपीडिडाइमिस है, तो कैपुट इपीडिडाइमिस को हम ग्लोबस मेजर भी बोलते हैं। अब दूसरा अधिवृषण का जो भाग है वह है कार्पस इपीडिडाइमिस या बॉडी भी बोलते हैं इसे। तो यह अधिवृषण का मध्य का जो है सकरा भाग होता है, मध्य का पतला थोड़ा सा और सकरा भाग होता है। कौन, यह जो कार्पस इपीडिडाइमिस है। और जो तीसरा है आपका काडा इपीडिडाइमिस, इसे हम ग्लोबस माइनर बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, तो इसमें से शुक्रवाहिनी निकलती है। क्या निकलती है, इसमें से शुक्रवाहिनी निकलती है। और इसका जो कार्य होता है किसका, अधिवृषण का, तो एक तो यह शुक्राणुओं को वृषणों से शुक्राशयों में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। कौन, यह जो इपीडिडाइमिस है। इपीडिडाइमिस क्या करता है, शुक्राणुओं को वृषण से शुक्राशयों में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। दूसरा, स्खलन से पहले शुक्राणुओं को कुछ समय तक यह क्या करता है, स्टोर करके रखता है, संचित करके रखता है। अब आप यहाँ संरचना देखिए फिगर में, तो ये तो है इपीडिडाइमिस, और ये जो आप पतली नलिका एक इधर से और एक इधर से पतली नलिका देख रहे हैं, ये तो है हमारा शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। तो ये अधिवृषण क्या करता है, ये अधिवृषण शुक्राणुओं को, स्पर्म्स को इन वृषणों से, ये जो वृषण है इन वृषण में जो स्पर्म बने हैं, तो उन वृषणों से शुक्राशयों में पहुंचाने के लिए, यानी ये हमारा शुक्राशय है, ये जो सॉरी हमारा ये जो शुक्राशय है, यहाँ पे देख रहे हैं, एक शुक्राशय यहाँ, एक शुक्राशय यहाँ है। तो इन जो है शुक्रवाहिनियों से इस शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए, यानी सेमिनल वेसिकल तक पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। और एक स्खलन से पहले शुक्राणुओं को कुछ समय तक संचित करके रखता है। ये काम है हमारा अधिवृषण का। अब एक चीज और आप नोट करिएगा कि यह जो अधिवृषण होता है, अधिवृषण में स्पर्म का संग्रहण होता है तथा परिपक्वन होता है। तो हमारा जो इपीडिडाइमिस होता है, वहां पे हमारे जो स्पर्म होते हैं वो जो है जाके स्टोर हो जाते हैं, और वहीं पे जो है वो क्या होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, यानी परिपक्व भी होते हैं। तो ये तो हो गया अधिवृषण के बारे में पूरा। अब आगे है हमारा शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। तो ये जो हमारी शुक्रवाहिनी होती है, तो शुक्रवाहिनी आप फिगर में देख सकते हैं, ये शुक्रवाहिनी है, एक इधर से गई हुई है और एक इधर से गई हुई है शुक्रवाहिनी। तो ये शुक्रवाहिनी संख्या में 2 होती है, एक यहाँ देखिए और एक यहाँ। 2 शुक्रवाहिनियां लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, और कैसी होती है, नलिकाकार होती है। कैसी होती है, नलिकाकार, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये नलिकाकार संरचनाएं होती हैं।
और अपनी ओर के पुच्छ अधिवृषण यानी काडा इपिडिडाइमिस से शुरू होकर ये वक्षनाल से गुजरती हुई उदर गुहा में पहुंचकर मूत्राशय के पृष्ठ तल पर। अब ये आप देख रहे हैं फिगर, ये हमने मूत्राशय बना रखा है, यूरिनरी ब्लैडर है ये हमारा। तो इस यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे यानी थोड़ा सा नीचे की ओर पृष्ठ तल पर अपनी ओर के मूत्रवाहिनी के चारों ओर एक फंदा सा बनाते हुए नीचे की तरफ मुड़कर समीप में स्थित शुक्राशय की छोटी सी नलिका से संबद्ध होकर किसका निर्माण करती है? स्खलन नली का निर्माण करती है, यानी स्खलन नलिका का निर्माण करती है। तो स्खलन नलिका आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्खलन नलिका इजैकुलेटरी डक्ट है। तो यहाँ पे ये स्खलन नलिका यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग स्खलन नलिका, और इधर भी ये स्खलन नलिका। तो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर किसका निर्माण करता है? फिर ये जो है इजैकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन नलिका का निर्माण करता है। अब आगे हैं स्खलन नलिकाएं यानी इजैकुलेटरी डक्ट। तो स्खलन नलिकाओं को मैंने आपको फिगर में दिखाया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पतली नलिका है ये, और ये वाली पतली नलिका, ये तो हमारी हो गई शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। फिर ये शुक्रवाहिनी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फंदा बनाते हुए फिर मुड़ गई है, और मुड़ के फिर यहाँ तक आती है। यहाँ तक आने के बाद फिर ये यहाँ पे और यहाँ पे जिन नलिकाओं का निर्माण करती है उसे हम बोलते हैं स्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो स्खलन नलिकाएं होती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, तो ये एक जो है सहनलिका है यानी सहायक नलिकाएं होती हैं जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और मूत्राशय से निकलने वाले मूत्र मार्ग में जाकर खुल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये मूत्राशय है हमारा, फिर ये हमारे मूत्राशय से निकलने वाला जो मूत्र मार्ग होता है, ये पूरा देख रहे हैं एक लंबी संरचना, ये हमारा मूत्र मार्ग है यानी यूरेथ्रा है। फिर यही जो स्खलन नलिका है आके इधर से, और ये स्खलन नलिका आके इधर से इसी मूत्र मार्ग में जो है क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, खुल जाती है। उसके बाद आगे है हमारा शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल। तो आप यहाँ पे शुक्राशय देख सकते हैं, एक यहाँ पे है शुक्राशय और एक यहाँ है शुक्राशय। तो ये जो शुक्राशय होता है एक तो संख्या में या 2 होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, संख्या में 2। स्थित कहाँ होते हैं? मूत्राशय के पीछे स्थित प्रत्येक शुक्राशय एक थैली जैसी ग्रंथिल संरचना है। ये आप देख सकते हैं थैली जैसी जो है ये ग्रंथिल संरचनाएं होती हैं, और ये 4 से 7 सेंटीमीटर तक क्या होती हैं? लंबी होती है। लगभग ये 4 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, और इनमें स्रावित जो गाढ़ा चिपचिपा व क्षारीय द्रव्य होता है, यानी इनके अंदर जो स्रावित होता है कौन सा द्रव्य? गाढ़ा चिपचिपा व क्षारीय द्रव्य, जिसमें कि मिले होते हैं सिट्रेट, कैल्शियम, फ्रक्टोज, इनोसिटाल व हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम। ये शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य यानी सीमेन को निर्मित करते हैं और शुक्राणुओं का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। ये अपने अंदर शुक्राणुओं को फिर क्या करते हैं? ये पोषण करते हैं। उसके बाद आगे है हमारा मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। तो आप देख सकते हैं ये तो हमारा मूत्राशय है, इस मूत्राशय से आप देख सकते हैं यह जो पतली लंबी नली निकली है ये हमारा है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली ये होती है, ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, आप देख सकते हैं फिगर में। और ये जो है मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलकर, अब ये हमारा मूत्राशय है, इस मूत्राशय से ये जो मूत्रवाहिनी है आप देख सकते हैं मूत्रवाहिनी है, ये मूत्रवाहिनी निकलकर स्खलन नलिका से मिलकर, अब ये देख सकते हैं ये मूत्रवाहिनी निकली है और यहाँ पे स्खलन नलिका से मिली है, स्खलन नलिका से मिलकर मूत्र जलन नलिका या मूत्र मार्ग बनाती है। अब ये तो हमारा मूत्राशय है, इस मूत्राशय से जो है हमारा क्या निकला? मूत्रवाहिनी निकली, और ये मूत्रवाहिनी निकलने के बाद यहाँ पे ये जो स्खलन नलिकाएं हैं इनके साथ मिलकर ये एक लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना बना रही है, जिसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो
ये मूत्र मार्ग बनाती है, 20 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं होती हैं और शिश्न के भीतर से मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। अब ये हमारा शिश्न है, पेनिस है, और इसी शिश्न से ये होते हुए अंदर से आती हैं, शिश्न के अंदर से आती हैं और लास्ट में मूत्र जनन छिद्र द्वारा जो है यहाँ पे ये जो मूत्र जनन छिद्र आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है आकर खुल जाती हैं। और ये जो हमारा मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा है, तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम है, एक तो यह मूत्र का उत्सर्जन करता है, दूसरा वीर्य का स्खलन करता है। वीर्य क्या करता है? स्खलन करता है, वीर्य का यह स्खलन करता है। अच्छा, एक चीज आप और नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एक साथ ये जो है मूत्र का, यूरिन का और वीर्य का जो है एक साथ जो है उत्सर्जन नहीं करते हैं। अगर जब पुरुष जो है उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है तब जो है ये हमारा जो मूत्र का उत्सर्जन होता है वो रुक जाता है। फिर तब जो है हमारा स्पर्म, शुक्राणु जो है इसमें से होके क्या करता है? निकलता है। यानी जो वीर्य होता है, वीर्य का क्या होता है? स्खलन होता है। तो या तो पहले वीर्य का स्खलन होगा या फिर जो है पहले मूत्र का उत्सर्जन होगा, दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं होंगी। आगे मूत्र मार्ग के भाग कितने होते हैं? तो हमारे नर जनन तंत्र में जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है, एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है और एक होता है आपका पीनियल यूरेथ्रा। तो ये मूत्र मार्ग के 3 प्रमुख भाग हो गए। अब अगला नंबर आता है शिश्न का, शिश्न यानी पेनिस का नंबर। तो शिश्न क्या होता है? आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो शिश्न होता है मनुष्य का, एक तो वह एक बाह्य जननांग है, बाहरी जननांग है, तथा मनुष्य का प्रमुख मैथुनांग है। यानी प्रजनन करने वाला क्या है? अंग है, कापुलेटरी आर्गन है। होता कैसा है यह? तो पहली बात तो यह त्वचा से ढकी हुई संरचना होती है। जो शिश्न होती है बेलनाकार होती है और यह दोनों वृषण कोषों के मध्य में शरीर से बाहर लटकी रहती है, जैसा कि आपको पता होगा। और इसके भी 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है शिश्न मूल या जड़, रूट, एक होता है शिश्न का बॉडी ऑफ पेनिस और एक होता है आपका शिश्न मुंड यानी ग्लांस पेनिस। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये पेनिस है नर का और यह एक प्रमुख क्या है? यह एक प्रमुख जो है मैथुनांग है। इसके बाद आगे नंबर आता है आपका शिश्नाग्र का, शिश्नाग्र यानी फोर स्किन का। तो फोर स्किन क्या होती है? तो शिश्न के ऊपर की जो त्वचा होती है, यानी यह शिश्न की त्वचा है जो शिश्न मुंड की आधार रेखा पर वलित होकर यानी मुड़कर एक खोल सा निर्मित करती है, जिसे शिश्नाग्र यानी फोर स्किन कहते हैं। और यह मैथुन के समय शिश्न मुंड के आधार पर जो है जाकर क्या होती है? सिकुड़ जाती है। मैथुन की क्रिया के दौरान यह ऊपर की तरफ जो है शिश्न मुंड के पास जो है जाके क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो यह तो था आपका पूरा का पूरा नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आने वाले जितने भी पार्ट थे, अंग थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। आगे से अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।